हाय गाइस। तो आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, सी प्रोग्रामिंग की थियरी। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग की थियरी में थोड़ा 3-4 वीडियो होंगे इसके, आधे आधे घंटे के, आपको वो देखना होगा। इसके बाद आपका सी प्रोग्रामिंग में जितनी भी थियरी है सब आपकी कवर अप हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला प्रोग्राम है, क्वेश्चन आता है एल्गोरिदम वर्सेस, एल्गोरिदम क्या होता है, व्हाट इज़ एल्गोरिदम। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे आप, एन एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप instructions used to solve a problem। बस इतना ही एल्गोरिदम का डेफिनेशन है। ओके, एन एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक समस्या को हल करने के लिए जब आप स्टेप बाय स्टेप कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं जो क्या हो, लॉजिकल हो, ऐसे सीक्वेंस को क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम हो गया। अगला आता है आपका व्हाट इज़ फ्लो चार्ट। व्हाट इज़ फ्लो चार्ट। ठीक है, अ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल representation of an algorithm। बस जो आपका एल्गोरिदम होगा उसी का जब आप ग्राफ के फॉर्म में दिखाना शुरू कर देंगे तो उसको हम लोग फ्लो चार्ट कह देते हैं। अब प्रोग्राम क्या होता है, एक डेफिनेशन आता है, व्हाट इज़ प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम, अ प्रोग्राम इज set of instructions written in a specific programming language। okay, which can be, इसको फर्दर इतना लिखने के बाद ये ऑप्शन है, अगर आपको शॉर्ट में आ जाएगा तो आप विच के आगे का लिखेंगे, अदरवाइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक वेरी शॉर्ट के लिए इनफ है। विच कैन बी कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर टू obtain desired output। इच्छानुसार आउटपुट लेने के लिए प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को, जो यहाँ पे आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उस इंस्ट्रक्शन को किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने के तरीके को प्रोग्राम कहते हैं, जो कि कंपाइल किया जा सके, एग्जीक्यूट किया जा सके किसी कंप्यूटर के द्वारा। किस लिए कंपाइल और एग्जीक्यूट करना है, अपनी इच्छानुसार आउटपुट प्राप्त करने के लिए। ओके, इतना ही है आपका एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एंड प्रोग्राम का डेफिनेशन। अब एक क्वेश्चन और आता है कभी कभी कि एल्गोरिदम, प्रोग्राम एंड फ्लो चार्ट में डिफरेंस बताइए। तो क्या लिखेंगे आप, एल्गोरिदम, प्रोग्राम, फ्लो चार्ट। ठीक है, यहाँ पे रहेगा आपका बेसिस, किस बेसिस पे हम लोग डेफिनेशन अंतर कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो सबसे पहला आता है नेचर। ये कैसा होता है, लॉजिकल स्टेप होते हैं इसमें, लॉजिकल
स्टेप्स होते हैं। इसमें क्या होता है, ग्राफिकल स्टेप्स होते हैं, ग्राफिकल स्टेप्स होते हैं। इसमें क्या होता है, सोर्स कोड लिखते हैं हम लोग, सोर्स कोड। नेचर की बात कर लिया हम लोग, ठीक है। अगला आता है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में ये टेक्सचुअल होता है, इसमें टेक्स्ट लिखे होते हैं। ये आपका पिक्चोरियल होता है, पिक्चर्स के फॉर्म में करते हैं। ये आपका प्रोग्रामिंग सिंटेक्स के फॉर्म में लिखा होता है, प्रोग्रामिंग सिंटेक्स के फॉर्मेट में लिखा होता है, ठीक है। लैंग्वेज की बात कर लें तो न तो एल्गोरिदम में लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, न तो फ्लो चार्ट में। सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग में आपको लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, ओके, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल, ओनली प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेबल, अदर्स आर नॉट एग्जीक्यूटेबल, ओके। एरर डिटेक्शन, अगर एरर आ गया तो ईजिली इसमें पता लगाया जा सकता है, एल्गोरिदम में। फ्लो चार्ट में वेरी ईजिली पता लगाया जा सकता है, और इसमें हार्ड टू कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। यूजेस क्या है इसके, यूजेस ये आपका एनालिसिस करने के लिए किया जाता है, एनालिसिस ये आपका डिज़ाइन बनाने के लिए किया जाता है, और ये आपका इम्प्लीमेंटेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इस तरह से इसका पूरा डिफरेंस हो जाता है। आपके एग्ज़ाम में या तो पूछ देगा एल्गोरिदम और प्रोग्राम में डिफरेंस बताइए, या तो पूछ देगा प्रोग्राम एंड फ्लो चार्ट में डिफरेंस बताइए, या एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट में डिफरेंस बताइए, या तीनों भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप जो भी पूछेगा उन 2 कॉलम या 3 कॉलम्स को सिलेक्ट करके अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं, एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं, एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल है ऐड टू नंबर्स। अब इसका अगर एल्गोरिदम लिखना होगा, एल्गोरिदम कैसे लिखेंगे भैया? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, रीड करेंगे ए एंड बी को, तीसरा क्या करेंगे, सम निकालेंगे जो कि a प्लस बी के बराबर होगा, चौथा क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे सम को, पांचवा क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है। ये हो गया एल्गोरिदम। अगर इसी का फ्लो चार्ट बनाना हो, फ्लो चार्ट ऑफ द सेम, फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक ऐसे गोला ओवल शेप बनाएंगे जिसमें लिखेंगे स्टार्ट के बाद आप लोग एक ट्रेपीजियम शेप बनाएंगे। इसमें क्या लेंगे, रीड ए एंड बी को रीड करेंगे। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, इसमें लिखेंगे सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से ट्रेपीजियम बनाएंगे, इसमें करेंगे प्रिंट सम को प्रिंट करेंगे, एंड एट द एंड अगेन ओवल शेप एंड एंड। ये हो गया, ओके। इस तरह से आपका ये वाला काम करेगा फ्लो चार्ट। अब इसी का आपको कोड लिखना होगा, तो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, #include, अब तक तो इसकी आदत हो गई होगी आपको, stdio.h int main int a, b scanf %d and a and b int sum is equals to a plus b printf %d comma sum रिटर्न 0, ये कार्यक्रम, ठीक है। इस तरह से कोड आपका पूरा काम करेगा। यहाँ पे ये चीज़ें आपकी स्टार्टिंग की होंगी,
ये आपने रीड कर लिया, यहाँ पे आपने समेशन कर लिया, यहाँ पे आपने प्रिंट अप कर लिया और ये आपने यहाँ पे एंड कर दिया। ओके, इस तरह से कोड काम करता है। ये स्टार्ट है, ये रीड है, ये सम है, ये प्रिंट है और ये स्टॉप है। ठीक है, इस तरह से पूरा काम आपका चल रहा है। यहाँ पे आपका एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, प्रोग्राम से संबंधित सारे टाइप के क्वेश्चन हमने करा दिए। अगर क्वेश्चन में पूछा एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करिए तो एग्जाम्पल बताइएगा, अगर सिर्फ डेफिनेशन पूछेगा तो सिर्फ डेफिनेशन बताइएगा, अगर कंपेयर करने को बोलेगा तो कंपेयर करके आप लिख दीजिएगा। चलिए अगला, एरे एक चीज़ होती है, एरे। एरे क्या होता है भैया? एन एरे इज़ अ collection of elements of same type, same data type stored in contiguous memory location and accessed using index values। बस एरे की डेफिनेशन आएगी तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। अगला एक होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? एन स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड data type that groups different types of variables under one name, that would be it। अगला होता है एक यूनियन। यूनियन क्या है भैया? यूनियन क्या होता है? अ यूनियन इज सिमिलर टू अ स्ट्रक्चर बट ऑल मेंबर्स शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। ओके, बस इतना हो गया। आपके एग्ज़ाम में अगर आ गया कि एरे की डेफिनेशन बताइए। एक एरे क्या होता है? कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का, जो सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे? सेम टाइप के होंगे और स्टोर होंगे कैसे? कंटीजिवस मेमोरी लोकेशन, एक साथ मेमोरी में जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। और एक्सेस कैसे करते हैं? इंडेक्स वैल्यू के आधार पे उनको एक्सेस किया जाता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर यूज़र डिफाइन करता है एक डेटा टाइप, जिसमें आप अलग अलग प्रकार के वेरिएबल्स को एक नाम के अंदर रख सकते हैं। यूनियन क्या होता है? यूनियन भी स्ट्रक्चर जैसा ही होता है, बस अंतर सिर्फ इतना होता है यूनियन के अंदर जितने मेंबर्स होंगे वो सब के सब सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करेंगे आपस में। ओके, ठीक है। आइए अब इनकी डिफरेंस की बात कर लेते हैं। डिफरेंस क्या है इनका? डिफरेंस भी एग्ज़ाम में आ जाता है कि कभी कभी एग्ज़ाम में आएगा कि यूनियन वर्सेस स्ट्रक्चर बताइए, स्ट्रक्चर वर्सेस एरे बताइए, एरे वर्सेस यूनियन बताइए। तो ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं। आइए हम लोग उनको देख लेते हैं। ठीक है, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन। बेसिस क्या है भाई हमारा? किस आधार पे हम लोग कर रहे हैं इनका अंतर। ठीक है, अब अंतर कैसे क्या क्या है भाई, आइए देख लेते हैं। डेटा टाइप की बात करें, डेटा टाइप की बात करें तो इसमें सारे डेटा टाइप क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं, सारे डेटा टाइप डिफरेंट होते हैं। यूनियन में सारे डेटा टाइप भी डिफरेंट ही होते हैं। यूनियन एंड स्ट्रक्चर सब कुछ लगभग सेम है, बस उनका कैसे कैसे क्या क्या होता है अभी हम लोग देखते हैं। ये डिफिनेशन में तो हमने देखा है। ठीक है, अब ये मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन की बात करें, ये कैसा होता है? कंटीजियस होता है। ये क्या होता है? सेपरेट
फॉर ईच मेंबर, इसमें हर मेंबर के लिए सेपरेट होता है। इसमें क्या होता है, शेयर्ड होता है, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है मेमोरी लोकेशन के बारे में। ठीक है, आइए अगला पढ़ लेते हैं। टोटल मेमोरी, टोटल मेमोरी की बात करें तो इसका होता है साइज इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, सम ऑफ ऑल मेंबर्स। ये क्या होता है, साइज ऑफ लार्जेस्ट एलिमेंट। ओके, ठीक है। एक्सेस कैसे करते हैं, एक्सेस मेथड को इसको इंडेक्स वैल्यू के आधार पे एक्सेस किया जाता है। इसको डॉट ऑपरेटर की मदद से एक्सेस करते हैं, इसको भी डॉट ऑपरेटर की मदद से ही एक्सेस करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या अब बात कर लेते हैं ऑल मेंबर्स, क्या सारे के सारे मेंबर्स यूजेबल होते हैं या नहीं होते हैं। तो भैया इनकी कहानी है यस, इनकी कहानी भी है यस, बट इनकी कहानी क्या है, नो। ठीक है, इनमें ऑल मेंबर्स एक्सेसिबल नहीं होते हैं। लास्ट इनका होता है, इनका पर्पस क्या है प्रभु, पर्पस, इनका पर्पस क्या होता है, स्टोर लिस्ट, ये लिस्ट स्टोर करने के काम आते हैं, ये स्टोर रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड्स स्टोर करने के काम आते हैं, ये मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन करने के काम आते हैं, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन करने के काम आते हैं। ओके, ठीक है, ये इनकी बेसिक डिफरेंस है, इस तरह से लोग काम करते हैं। आइए ये इनकी होगी बेसिक डिफरेंस। कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है स्ट्रक्चर और यूनियन को एग्जाम्पल के माध्यम से, उनका थोड़ा एग्जाम्पल भी दीजिए। एग्जाम्पल सेम होता है, जैसे स्ट्रक्चर को कैसे लिखते हैं, स्ट्रक्ट, डेटा इस नाम से सेव करते हैं, साथ ही साथ इनके अंदर एक वेरिएबल बना देते हैं, एक रोल और एक इंट मार्क्स, ऐसा बना दिया, इंट बना दिए, चाहे फ्लोट बना दीजिए, कुछ भी डाल सकते हैं आप, आपके ऊपर है वो। बस क्या ध्यान देना है, यहाँ पे भी सेमीकोलन इन्वर्ट कॉमा के बाद लगाना है। और अगर यूनियन की बात करेंगे तो यूनियन सेम कॉन्सेप्ट, सब कुछ सेम, बस स्ट्रक्ट की जगह यूनियन लिख देंगे। और इंट, रोल, फ्लोट, मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमा। और एरेज को कैसे लिखते हैं, इंट A5, यहाँ पे साइज ऑफ एरे 5 है, वेरिएबल टाइप इंटीजर है। यहाँ पे आपका ये क्या है, ये एरे है, ये यूनियन है, ये स्ट्रक्चर है। ओके, इस तरह से सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आइए यहाँ पे आपका एरे, स्ट्रक्चर और इनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है आपको। एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल लिखिए, डेफिनेशन आता है, डेफिनेशन लिखिए, डिफरेंस आता है, डिफरेंस लिखिए, सब मिक्स आ जाता है, सब मिक्स करके लिख दीजिए। ओके, अगला एक होता है मेलॉक। मेलॉक क्या है, मेलॉक के बारे में लिखेंगे, allocates a single block of memory of specified size but does not initialize it, इनिशलाइज नहीं करता। ओके, अगला एक होता है कैलॉक। कैलॉक क्या होता है, allocates memory for multiple blocks and initializes all bytes to 0। ओके, ये हो गया कैलॉक की कहानी। अब अगला होता है रिलॉक। रिलॉक क्या है भाई,
रिलॉक की बात करें, resizes previously allocated memory while preserving existing data। ठीक है। अगला एक और रहता है इसमें, फ्री। क्या होता है? रिलीजेज allocated memory and helps prevent memory leaks। ठीक है, इतना इनकी कहानी है। अब कहानी यहाँ पे डिफरेंस करती है, ये क्या करता है, सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी अलोकेट कर देता है स्पेसिफाइड साइज का, बट डज नॉट इनिशलाइज नहीं करता। ये भी वही काम करता है, ये मल्टीपल ब्लॉक देता है, ये सिंगल ब्लॉक देता है, ये मल्टीपल ब्लॉक देता है, बट ये इनिशलाइज भी करता है और ऑल बाइट्स को जीरो से ये क्या कर देता है, रीलोकेट, जैसा री से रीसाइज करता है प्रीवियस वैल्यू अलोकेटेड मेमोरी वाइल प्रिजर्विंग एग्जिस्टिंग डेटा। जो डेटा पहले से है उसको बचा के रखता है और रीसाइज कर देता है। फ्री क्या करता है, फ्री मतलब नाम में इसके फ्री कर दो, रिलीज़ कर दो। अलोकेटेड मेमोरी, जो भी मेमोरी एलोकेट हुई है, हेल्प्स प्रिवेंट मेमोरी लीक्स को प्रिवेंट करने का काम करता है। ओके, ठीक है। आइए अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस क्या है इसका, ये इनकी डेफिनेशंस थी। ओके, अगर आपसे डेफिनेशंस पूछे जाएंगे तो आप ये लिखेंगे। अगर इनका डिफरेंस पूछ दिया तो डिफरेंस कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला मेलॉक, यहाँ पे कैलॉक, यहाँ पे रिलॉक, यहाँ पे फ्री। बेसिस क्या है भाई, बेसिस क्या है हमारा, आइए बेसिस देखते हैं। बेसिस की बात करें तो आर्ग्यूमेंट की बात कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट्स, इसमें आप एक आर्गुमेंट पास करते हैं, इसमें दो, इसमें भी दो और इसमें एक आर्गुमेंट। अगला होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, इसमें इनिशियलाइजेशन नहीं होता, इसमें होता है बट ज़ीरो वैल्यू होती है। इसमें डिपेंड करता है कि ज़रूरत है या नहीं, और इसमें नॉट अप्लीकेबल, इसमें लगता ही नहीं। फ्री का मतलब होता है फ्री करना, ना कि इनिशियलाइज करना। ओके, अगला होता है यूजेस। ये क्या करता है, एलोकेट मेमोरी एलोकेट करने के काम आता है। ये क्या करता है, एलोकेट भी करता है प्लस इनिशियलाइज भी करता है। ये क्या करता है, रिसाइज कर देता है मेमोरी को, ये मेमोरी को रिसाइज कर देता है। ये क्या करता है, डीएलोकेट करता है। ठीक है, रिटर्न टाइप की बात कर लेते हैं। रिटर्न टाइप की बात करें तो ये वाइड पॉइंटर देता है, ये भी वाइड पॉइंटर देता है, ये भी वाइड पॉइंटर देता है, बट ये सिर्फ वॉइड देता है। इतने डिफरेंस हैं इनके आपस में। ओके, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि इनको लिखते कैसे हैं, आइए देखते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, नोट्स तो ऑलरेडी मैं दे ही दूंगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लिख के पढ़ें। और लिख के पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ फोटोस्टेट मशीन की तरह आप सुनते जाइए, देखते जाइए, लिखते जाइए। आपको समझते हुए लिखना है, स्क्रबल करते हुए लिखना है, फेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करते हैं भैया, P = int स्टार ब्रैकेट में लिखेंगे। मेलॉक में कितने आर्गुमेंट पास होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक आर्गुमेंट पास होता है, साइज ऑफ इंट। ये मेलॉक के लिए हो गया। और कैलॉक के लिए, रिलोकेट के लिए क्या होगा, P = int स्टार री अलोक।
ये log p, इसमें 2 पास होंगे ना, ठीक है, साइज ऑफ इंट। और फ्री के लिए क्या लिखते हैं, फ्री में भी एक ही आर्गुमेंट आपका पास होता है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पास हुई है मेलॉक के अंदर, यहाँ पे एक ये पास हुआ है और एक ये पास हुआ है, 2 वैल्यूज़ पास हुई है। फ्री के अंदर भी आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पास हुआ है। यहाँ पे आपका मेलॉक के लॉक और ये सब चीज़ें आपकी चेंज हो जाती है। 26 मिनट हो गए हैं, 35 मिनट्स का एक वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबा बनाएंगे नहीं हम। एक लास्ट चीज़ देखिए, अरिथमेटिक। व्हाट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर? अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल operations such as addition, subtraction, multiplication etc. ओके, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। एक और ऑपरेटर होता है आपका, 2 और ऑपरेटर हैं। एक होता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है? यूज्ड टू कंपेयर 2 वैल्यूज एंड रिटर्न अ बुलियन रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अगला एक और होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है? यूज्ड टू कंबाइन और निगेट कंडीशंस इन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब ये लॉजिकल ऑपरेटर्स का होता है। अब देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक मतलब अंगणित में क्या करते हैं? जोड़, घटाना, गुणा, भाग, फलाना ढकाना। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर में क्या करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर में 2 वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करते हैं, जो कि कंपेयर करने पे या तो बराबर आएगा तो बराबर नहीं आएगा, इस टाइप की चीज़ें हम लोग इसमें करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। एंड और ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं कंबाइन करने के लिए, निगेट करने के लिए कंडीशंस को डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के लिए। ओके, आइए इनका बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं। डिफरेंस पे क्वेश्चन आता है कि इन ऑपरेटर्स के बीच में डिफरेंस क्या है। बेसिस अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल। पर्पस क्या है इनका? पर्पस, अरिथमेटिक का पर्पस होता है कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशंस। इनका पर्पस होता है कंपैरिजन करना। इनका होता है कंडीशनल कॉम्बिनेशन। इनका आउटपुट कैसे आता है? इनके आउटपुट की बात करें, इनका आउटपुट न्यूमेरिक वैल्यू आता है, इनका बुलियन आता है, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा। इनका भी आउटपुट बुलियन ही आता है, 1 या 0, ट्रू या फॉल्स। ओके, अगला एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो इनमें क्या आता है? प्लस, माइनस, गुणा, भाग, मॉड्यूलो, ये सब चीज़ें। इसमें क्या होता है? ग्रेटर, लेसर, ग्रेटर इक्वल्स टू, लेसर इक्वल्स टू, डबल इक्वल ऑपरेटर। ठीक है, इसमें क्या होता है? एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें। ओके, ठीक है, चलिए अगला।
यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। चले हटाते हैं। एक होता है सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम किसे कहते हैं भाई? सोर्स प्रोग्राम, अ प्रोग्राम written by the programmer, a program written by the programmer in a high level language such as C. Okay, it's a human readable फाइल। ओके, ये हो गया सोर्स प्रोग्राम। ये और एक होता है आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है? द मशीन लेवल कोड generated by the compiler after successful compilation। जब भी हम कोई कोड लिखते हैं उसको कंपाइल करते हैं, जो कोड हमने लिखा है उसको बोलते हैं सोर्स कोड। कोड लिखने के बाद मशीन अपने समझने के लिए जो कंपाइलेशन के बाद, कंपाइलर के बाद जो फाइल जनरेट करती है मशीन लेवल की, उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। ओके, ठीक है। अब इनके डिफरेंस की बात कर लेते हैं। सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोग्राम है, ये भी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है। क्या डिफरेंस है इनके बेसिक डिफरेंसेस की बात करें, सोर्स कोड ह्यूमन रीडेबल होता है, ये मशीन रीडेबल होता है। ठीक है, ये इसको ह्यूमंस पढ़ते हैं, इसको मशीन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। और ये रिटन बाय प्रोग्रामर होता है, प्रोग्रामर लिखता है इसको, और ये जनरेटेड बाय कंपाइलर, इसको कंपाइलर जनरेट करता है। ओके, ठीक है। अगला, इसको नीड्स कंपाइलेशन, सोर्स कोड को पढ़ने के लिए कंपाइलेशन करने की ज़रूरत होती है, बट जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है वो रेडी फॉर एग्जीक्यूशन होता है, उसको बार बार आपको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे इनका डिफरेंस ख़त्म होता है। ठीक है, एक होता है आपका कंपाइलर की डिफिनेशन होती है ट्रांसलेट्स द इंटायर। कंपाइलर क्या होता है? ट्रांसलेट द इंटायर प्रोग्राम एट वंस एंड जनरेट्स ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, ये कंपाइलर हो गया। एक आपका होता है इंटरप्रेटर क्या होता है? ट्रांसलेट्स एंड executes the program लाइन बाई लाइन। इंटरप्रेटर लाइन बाई लाइन आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एट वंस, एक ही बार में पूरा कोड एग्जीक्यूट कर देता है। इनके बेसिक डिफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे कंपाइलर, ये हो गया कंपाइलर। यहाँ आपका इंटरप्रेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के डिफरेंस की बात करें तो कंपाइलर जो होता है वो फास्टर एग्जीक्यूशन देता है और ये स्लोअर एग्जीक्यूशन देता है।
इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। पहला हो गया फास्टर, अगर कोई काम एक साथ करना हो तब ज़्यादा आसान काम है कि एक एक करके करना तब ज़्यादा आसान काम है, तो ये करना फास्ट होता है, ये करना स्लो होता है, क्योंकि ये एक एक करके काम करता है, ये एक साथ आपका पूरा काम कर देता है। दूसरा, एरर्स सोन आफ्टर द कंपाइलेशन, जब ये पूरा फाइल एक साथ करेगा तो एरर तो पूरा कंपाइल करने के बाद ही दे देगा, और ये क्या करता है, एरर्स सोन आफ्टर लाइन, आफ्टर एवरी लाइन, आफ्टर एवरी लाइन, ये हर लाइन के बाद आपको एरर दे देगा। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है, ऑब्जेक्ट कोड जनरेटेड, ठीक है। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होता, नो ऑब्जेक्ट कोड जनरेटेड, ठीक है। इस तरह से आपकी चीज़ें चलती हैं। आइए अब इसको हटा देते हैं, इनका डिफरेंस भी हो गया और आपने इनका डेफिनेशन भी देख लिया, कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर, कंपाइलर का डेफिनेशन एज वेल एज इंटरप्रेटर का डेफिनेशन, ठीक है। आइए अगला पढ़ लेते हैं, वेरिएबल वर्सेस कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल, अ वेरिएबल इज अ memory location whose value can change, जिसका मान बदल जाए वो वेरिएबल होगा। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट, अ कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू दैट cannot be modified during एग्जीक्यूशन के टाइम पे इसकी वैल्यू को आप नहीं बदलते। इनको इनिशियलाइज कैसे करते हैं भैया, इंट x = 10 लिख देंगे, ये होगा आपका वेरिएबल। और अगर आपने लिखा कॉन्स्ट इंट y = 20, ये होगा आपका कांस्टेंट, ठीक है। इस तरह से आपका कांस्टेंट वर्सेस वेरिएबल भी खत्म होता है। अगला देखते हैं हम लोग, प्राइमरी डेटा टाइप एंड डिराइव्ड डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप वर्सेस डिराइव्ड डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप क्या होता है और डिराइव्ड डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी डेटा टाइप बेसिक डेटा टाइप होता है, बेसिक डेटा टाइप होता है, और ये फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी, ठीक है। 12th में आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा डिराइव्ड क्वांटिटी एंड प्राइमरी क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी ना, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी की तरह है। ये बेसिक डेटा टाइप होता है, ये फॉर्म बाई प्राइमरी की मदद से बनाया जाता है। इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, ये सारी चीज़ें। और इनमें क्या आता है, एरे हो गया, पॉइंटर हो गया और स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें इनमें आती हैं। ओके, ठीक है। अगला, स्टोर सिंगल वैल्यू, इनमें सिंगल वैल्यू स्टोर होती है, इसमें स्टोर कॉम्प्लेक्स डेटा, ये कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका बेसिक डिफरेंस हो गया किसका, प्राइमरी डेटा टाइप वर्सेस डिराइव्ड डेटा टाइप के बीच में। अगला देख लेते हैं, अगला है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वर्सेस डिराइव्ड डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या है और डिराइव्ड डेटा टाइप क्या है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में आपका आता है स्ट्रक्चर, यूनियन और इनम,
स्ट्रक्चर को लिखते हैं स्ट्रक्ट से, यूनियन को लिखते हैं यूनियन से, इनम को लिखते हैं ई नम से। ठीक है, ये क्या होता है? एरे एंड पॉइंटर। एरे को लिखते हैं ऐसे, पॉइंटर को लिखते हैं स्टार की मदद से। ठीक है, चलिए ये क्या होता है? ये क्रिएटेड बाय यूज़र, यूज़र इसको क्रिएट करता है और ये डिराइव्ड होता है, डिराइव्ड फ्रॉम बेसिक टाइप्स। ये बेसिक टाइप से जनरेट होता है। यहाँ पे आपका पार्ट 1 ख़त्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू वेरी मच।